नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई कहानी में स्वागत है। इस कहानी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहानी अपनी पहचान खुद बनाती है। आप कहानी सुन सकते हैं, क्या पता ये कहानी आपके दिल में भी अपनी पहचान बना ले। इस समय विक्रम आदिवासी कबीले के कुलपति कंपाउंड में एक टफ सिचुएशन थी। ये कुतिया प्रिया भाग गई थी। खबर सुनते ही विक्रम का चाय का कप टूट गया। पापा, गर्म चाय छलक गई, जिससे भीम को शॉक लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम इतना अग्रेसिव क्यों हो गया था। दरअसल विक्रम एक घमंडी इंसान था। बड़े कबीलों के कुलीनों के सामने उसे सबमिसिव होना पड़ता था, लेकिन विक्रम कबीले के गरीब लोगों के सामने वो अपनी शान को ठेस पहुंचाने वाली कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करता था। उदाहरण के लिए प्रिया। हालांकि विक्रम प्रिया को चाहता था, उसने अपने सबॉर्डिनेट्स के सामने कभी अपनी ये इच्छा जाहिर नहीं की थी। ये ऐसा था जैसे कोई सम्राट किसी छोटी सी दरबारी लड़की को पसंद कर ले। वो सिर्फ मिलने आता, कभी उसका पीछा नहीं करता। एक सस्ता आम आदमी उसकी सर्च के लायक कैसे हो सकता है? यही वजह थी कि भीम को प्रिया पर विक्रम के इरादों के बारे में पता नहीं था। अब भी वो समझ नहीं पा रहा था कि प्रिया के भाग जाने पर विक्रम इतना फ्यूरियस क्यों था। छोड़ो, विक्रम ने हाथ हिलाया। उसके चेहरे पर उदासी थी। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो कुतिया इतनी जिद्दी होगी, मेरे कब्जे में आने से ज्यादा मरने को तैयार होगी। विक्रम के इतना क्रोधित होने का एक कारण ये था कि वो प्रिया के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर और लुक को चाहता था। दूसरा कारण ही मुख्य कारण था। रिसोर्सेज की कमी से जूझ रहे विक्रम को हमेशा से ही अपनी मनचाही चीजें मिल जाती थीं, लेकिन एक बड़े आदिवासी कबीले से रिसोर्स का एक बेकार टुकड़ा पाने के लिए उसे झुकना पड़ता था। ये बात इस हद तक बढ़ गई कि उसके दिल में एक तीव्र इच्छा पैदा हो गई। वो ऐसी चीजें प्राप्त करना चाहता था जो उसकी नहीं थीं, और यदि वे उसकी थीं तो कोई भी उन्हें छू नहीं सकता था। विक्रम के लिए प्रिया जनजातीय कबीले से संबंधित थी, इसलिए वो विशेष रूप से उसकी थी। अगर वो दूसरों की चीजें हासिल न कर पाता तो कोई बात नहीं, लेकिन कबीले की चीजें उसकी और उसके परिवार की थीं, इसलिए उसके भागने से ज्यादा उसे किसी और बात पर गुस्सा नहीं आता था। ये कुतिया शायद पहले ही मर चुकी होगी। एक 15 वर्षीय लड़की को अकेले विशाल जंगल में भागने के लिए बहुत करेज की आवश्यकता थी, क्योंकि ये सुसाइड के बराबर था और उसे ढूंढने के लिए आदमी भेजना इम्पॉसिबल था। जंगल इतना विशाल था कि कौन जानता था कि प्रिया किस डायरेक्शन में भाग गई, और योद्धा तैयारी शिविर से अपने दर्जनों आदमियों को भेजने से शायद कुछ लोगों की मौत हो जाती। ये इसके लायक नहीं था। बहुत जल्द ही विक्रम को दूसरी खबर मिली। जिन लोगों ने खून पतला करने वाली गोली ली थी वे आखिरकार बीमार पड़ गए। दरअसल उनके बीमार पड़ने का समय विक्रम के शुरुआती एस्टिमेशन से पहले ही टल चुका था। वे सभी बहुत कमजोर थे और हर खांसी में खून निकलता था। ये सभी बीमार लोग अपने परिवार के पिलर्स थे। वे मूल रूप से हड्डियों को परिष्कृत करके अपने परिवार के लिए कुछ अतिरिक्त भोजन कमाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब पिलर गायब हो गया था। इन कुछ दिनों में भोजन की कमी के कारण कुछ लोग भूख और ठंड से मर चुके हैं। सबसे पहले बीमार और बुजुर्ग लोगों की मौत हुई। जिन परिवारों में स्वस्थ पुरुष थे वे बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाते थे, लेकिन अपने पुरुषों के बिना उनके आगे के दिन अनइमेजिनेबल थे। और इसके लिए विक्रम आदिवासी कबीले के हाई रैंकिंग मेंबर्स ने अब सहायता देने के लिए आगे आना बंद कर दिया। उन्होंने भोजन नहीं दिया क्योंकि विक्रम ने तय कर लिया था कि ये लोग ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे और अपना वैल्यू खो चुके हैं। जनजाति में भोजन की मात्रा बहुत कम बची थी, फिर भी उन्हें उजाड़ हड्डियों को परिष्कृत करने के लिए सक्षम पुरुषों की भर्ती जारी रखनी पड़ी। बेशक जब सबसे अच्छे और फिट मेन का ग्रुप डिसेबल्ड हो गया तो दूसरा ग्रुप एवरेज था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उजड़ी हुई हड्डियों का शोधन लगभग पूरा हो चुका था। विक्रम कबीले के हाई रैंकिंग मेंबर्स के इतने क्रूर और निर्दयी होने के बावजूद लोग डार्कनेस में ही रहे। उन्हें ट्रुथ का पता नहीं चला क्योंकि सारी गलती आदर्श की थी। सक्षम पुरुषों के हताश परिवार के सदस्य विक्रम जनजातीय कबीले के कुलपति के कंपाउंड में आए, इस उम्मीद में कि उन्हें कुछ भोजन दिया जाएगा, और उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें रक्त पतला करने वाली गोली मिल जाएगी जिसने उनके पुरुषों के जीवन को सेव किया था। बेशक परिवार के सदस्यों की नजर में वो एक जीवन रक्षक मिरेकल मेडिसिन थी, लेकिन विक्रम आदिवासी कबीले के हाई रैंकिंग मेंबर्स ने इस रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर दिया। रक्त पतला करने वाली गोलियां लिमिटेड नंबर में थीं, और चूंकि ये व्यक्ति की लाइफ फोर्स को अत्यधिक प्रभावित करती हैं, तो वे इन्हें उन लोगों पर क्यों बर्बाद करते जिनके बचने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। प्रवक्ता के रूप में भीम घमंड पूर्वक मंच पर खड़ा हुआ और उन सक्षम पुरुषों के परिवार के सदस्यों पर घृणा भरी नजर डाली। वो कभी गरीबों का मेंबर था, लेकिन अब भीम को लगा कि वो अब गरीब नहीं रहा। वो गरीबों के डोमेन से बाहर आ गया था और चींटी जैसे घटिया जीवों से अलग था। अब वो विक्रम का अधीनस्थ था। जब विक्रम वैभव दिव्य साम्राज्य का योद्धा या यहाँ तक कि एक स्टेट नाइट बन जाता है तो वो एक स्टेट नाइट के सेवकों में से एक होगा। तुम्हें पता है एक स्टेट नाइट कितना महान होता है? प्राइम मिनिस्टर के घर का चौकीदार तीसरे दर्जे के ऑफिसर के बराबर होता था। अगर ऐसा होता तो भीम कई पत्नियां रख पाता और सक्सेसफुल हो पाता। वो इन कंगालों के साथ कैसे घुल मिल पाता? तुम किस बात का शोर मचा रहे हो? तुम किस बात का शोर मचा रहे हो? तुम बेवकूफ हो। अभी भी जान बचाने के लिए कोई चमत्कारी दवा चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है हमारे कम्युनिटी के पास ऐसी कितनी चमत्कारी दवाएं हैं? क्या तुम्हें पता है कि एक चमत्कारी दवा को परिष्कृत करने में कितना खर्च आता है?
भीम ने महिलाओं और बच्चों के फटेहाल ग्रुप को घृणा से देखा, लेकिन ये देखकर कि वे उसके शब्दों से स्तब्ध रह गए थे। उसे लगा जैसे वो अब हाई क्लास पर्सन हो गया हो। अगर मैं साफ साफ कहूं तो तुम सबकी जिंदगियां मिलाकर भी एक चमत्कारी दवा के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें चमत्कारी दवाइयां चाहिए। उम्मीद छोड़ दो। कबीले ने पहले भी एक बार तुम्हारे आदमियों की जान सेव की है और तुम अब भी दूसरी बार उम्मीद कर रहे हो। तुम्हारे ही आदमी गलती से प्लेग से इन्फेक्टेड हो गए थे। इसका कबीले से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है। अगर तुम्हें दोष देना है तो उस बच्चे आदर्श को दोष दो। उसी को इन्फेक्शन हुआ और उसने तुम्हें ये बीमारी फैलाई। वो साला मरते हुए भी दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है। भीम के मन में आग को भड़काने के पीछे छिपे इरादे थे। और इसी समय किसी ने कठोर आवाज में कहा, सैनिक भीम सही कह रहे हैं, ये सब उस अपशकुन आदर्श की वजह से है। ये कर्कशा लियान की आवाज थी। वो भीड़ में घुल मिल गई थी और जनमत को प्रभावित करने के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। और वो प्रिया, वो मोहिनी। हमारे विक्रम आदिवासी कबीले ने उस परेशान परिवार को सहृदयता से स्वीकार किया था। उन्हें खाना और रहने की जगह दी थी और न सिर्फ उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया बल्कि हमारे लिए मुसीबत भी ले आए। साथी ग्रामीणों, यदि आप दोष देना चाहते हैं तो उन दो बदकिस्मत लोगों को दोष दें। कर्कशा लियान ने ऊंची आवाज में चिल्लाया और सक्षम पुरुषों के परिवार के सदस्य हताशा की स्थिति में सही और गलत में अंतर करने में असमर्थ थे। इसके अलावा ट्रुथ उनके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स थी, जिससे उसे समझना बहुत टफ हो गया। अब जब वो कुतिया प्रिया चली गई तो वो पनिशमेंट से बचने के लिए भाग गई थी। चलो उनका घर जला देते हैं। चलो ये सुनिश्चित करते हैं कि अगर वो वापस भी आई तो ठंड से मर जाए, भूख से मर जाओ। उनके घर को जलाना भी भूत भगाने का एक तरीका है। चलो साथी ग्रामीणों। कर्कशा लियान ने अपना फटा हुआ लबादा उतार दिया और केवल एक टॉप के साथ मंच पर कूद गई और अपना कोट लहराने लगी जैसे कि वो एक छोटा झंडा हो। लोगों में सामूहिक व्यवहार की टेंडेंसी थी, इसलिए वे आसानी से बहकावे में आ जाते थे। इसके अलावा उनके दिलों में असल में आदर्श ही था, जिसने उनके हृष्ट पुष्ट आदमियों को तोड़ दिया था, जिससे उन्हें आगे बहुत बुरे समय का सामना करना पड़ा था। वे शायद भूख से मर जाएंगे या ठंड से मर जाएंगे। कर्कशा लियान के उकसावे पर लोगों ने प्रिया के घर को फिर से घेर लिया। ये लोग या तो सचमुच गुस्से में थे या फिर बस भीड़ के पीछे चल रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जिनका ऐसा करने का दिल नहीं था, लेकिन रिजल्ट नहीं बदला। प्रिया की गाय के गोबर से भरी जीर्ण झोपड़ी की ओर 10 मशालें फेंकी गईं। आग की लपटें आसमान तक पहुंच गईं। चटकने की आवाजें राक्षसों की चीखों जैसी थीं। जैसे ही आग की लपटें आसमान में फैली, घना काला धुआं उठा जिसने खूबसूरत लाल आसमान को काला कर दिया। दूर से विक्रम बिना किसी एक्सप्रेशन के ये दृश्य देख रहा था। प्रिया का घर जलाना उसे शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं था, बस प्रिया मिल जाए यही मायने रखता था। उसने शांति से अपने पीछे खड़े भीम से कहा, ऑर्डर भेजो। उजाड़ हड्डियों के शोधन को इफेक्ट मत करो और शिकार पर निकलते समय अगर तुम्हें प्रिया मिल जाए तो उसे मेरे पास ले आना। इनाम मिलेगा। हाँ युवा मास्टर विक्रम, मैं गारंटी देता हूं कि ये हो जाएगा। भीम ने जाने से पहले ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। लियान जनजाति के पिछड़े पहाड़ों में आदर्श दूर से उठता काला धुआं देख सकता था। वो आग की सिचुएशन तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन गैस लगा सकता था कि क्या हुआ था। उसने केवल उपहास किया और कुछ नहीं कहा। वो प्रिया को विशाल जंगल से बाहर लाने की प्लानिंग कर रहा था, इसलिए घर को जला देना ठीक था। आदर्श ने अपनी आंखें बंद कर लीं और स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को रिलीज करना शुरू कर दिया। एक बार जब उसकी मेरिडियन खुल गई तो वो सांस छोड़ सका। निश्वसन स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई का एब्जॉर्प्शन था। एक सर्कुलेशन पूरा होने के बाद एनर्जी रोम छिद्रों से मुक्त हो जाती थी और सूक्ष्म रूप से शरीर को ट्रांसफॉर्म करती थी, और ये एक कम्युलेटिव प्रोसेस थी। और मध्याह्न रेखाओं को खोलकर वे स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई के फ्लो के लिए चैनल बन जाएंगे। ज्योति की शिरोबिंदु सूख गई थी, इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को एब्जॉर्ब करने में इनेबल नहीं होना था, अपने शरीर में एनर्जी का स्वतंत्र रूप से यूज करने में असमर्थ होना था। लेकिन इतने रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद ज्योति अपनी वर्तमान मार्शल आर्ट की उपलब्धियां हासिल कर सकी। ये एक अमेजिंग अचीवमेंट थी। आदर्श को यह पता नहीं था और वो एक समाधि जैसी स्टेट में बैठा था और युआन क्यूई रिलीज करने लगा। रिलीजिंग आसान लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये एक ऐसी प्रोसेस थी जो टैलेंट की परीक्षा लेती है। टैलेंटलेस पर्सन कभी भी समाधि जैसी स्टेट में प्रवेश नहीं कर पाएगा। उसे लगेगा कि समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा है। 20 घंटे या 1-2 दिन पालथी मारकर बैठने और सांस छोड़ने के बाद ये बहुत उबाऊ हो जाएगा। ज्यादातर लोग लंबे समय तक इस उबाऊ काम को करने के बाद अपना पेशेंस खो देते हैं। विशेषकर हाइपर एक्टिव बच्चे इसे सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई समाधि जैसी स्टेट में पहुंच जाए तो समय का बोझ ही खत्म हो जाएगा। पलक झपकते ही कई दिन बीत जाएंगे और सांस छोड़ने वाले को ऐसा लगेगा जैसे उसने अभी अभी झपकी ली हो। जहां तक आदर्श की बात है, वो इस समय ऐसी ही स्टेट में था। आदर्श का शरीर एक सामान्य व्यक्ति जैसा था, लेकिन उसकी आत्मा दूसरों से अलग थी। उसकी ग्रहणशीलता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी और आदर्श के भीतर बैंगनी क्रिस्टल छिपा था। बैंगनी क्रिस्टल एक दिव्य कलाकृति थी जो एनर्जी से संबंधित थी। व्यक्ति के शरीर में आत्मा, क्यूई और स्पिरिट होती है।
देह में आत्मा होती थी, जबकि आत्मा स्पिरिट के बारे में थी और एनर्जी के रूप में QE होती थी। QE इकट्ठा करने के लिए बैंगनी क्रिस्टल का यूज करके आदर्श इसे आसानी से कर सकता था। जिस गति से उसने स्वर्ग पृथ्वी युआन QE को एब्जॉर्ब किया या उसके मेरिडियन के भीतर सर्कुलेशन की गति एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक तेज थी। इस प्रकार आदर्श समय की कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से भूल गया था। सनसेट से लेकर देर रात तक, देर रात से लेकर भोर तक। पहाड़ पर ठंड थी और आदर्श के कपड़े ठंडी हवा से गीले हो गए थे। उसके बालों पर पहले से ही सफेद बर्फ की एक परत जम चुकी थी। आदर्श ने पहले ही प्रिया को चेतावनी दी थी कि वो उसकी तलाश न करे और पेड़ के घर में बिना किसी चिंता के वेट करे। पेड़ के घर में बहुत सारा खाना था जिसे प्रिया भूख लगने पर प्रिपेयर कर सकती थी। सनराइज के बाद विशाल जंगल में सूरज उगाया। बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ता हुआ सुनहरा सूरज एक खूबसूरत नजारा था। क्षितिज सूर्य की रोशनी से गोल्डन लग रहा था। सुनहरी धूप के वेलकम में मानो पूरा पहाड़ फिर से जीवंत हो उठा था। आदर्श स्थिर खड़ा रहा। उसका युवा चेहरा उगते सूरज का वेलकम ऐसे कर रहा था मानो उसकी त्वचा पर कई हल्के बिंदु उछल रहे हों। सनराइज के बाद दोपहर हुई, उसके बाद शाम हुई और फिर रात हो गई। आदर्श एक दिन और एक रात तक बिना एक भी दाना खाए मेडिटेशन में बैठा रहा। वो एक चट्टान के टुकड़े जैसा था जो कभी हिलता ही नहीं था। लेकिन अगर आपकी नजर आदर्श जैसी होती तो आप आदर्श की ओर उड़ते हुए अनगिनत प्रकाश बिंदु देख पाते जो उसके पूरे शरीर को ढक रहे थे। बहते हुए गोल्डन लाइट से उसके शरीर की नाड़ियां एकदम साफ हो गई थीं। उस लाइट में वो मानो ट्रांसपेरेंट हो गया था। आदर्श अपने शरीर के इनर पार्ट्स को भी देख सकता था, जहां चमकती हुई मेरिडियन रेखाएं एक परफेक्ट मेरिडियन ग्राफ का कंस्ट्रक्शन कर रही थीं। यह एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य था। धीरे धीरे आदर्श को रोशनियां घनी होती दिखाई देने लगी। उसकी मेरिडियंस तेज होती जा रही थी और उसका शरीर गर्म होता जा रहा था। आदर्श के मन में तरह तरह की इमेजेस उभरी। ये ड्रैगन, रिप टाइगर, बोन फिस्ट की मूव्स थीं जो उसके मन में चलचित्र की तरह चल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे आदर्श किसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में खुद को साधना कर रहा था और वो बिना थके ड्रैगन, रिप टाइगर, बोन फिस्ट के प्रत्येक पोस्चर को करता रहा। आदर्श के पीछे एक ड्रैगन और टाइगर की परछाई थी जो एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे थे। आदर्श की हालत और भी मिस्टीरियस होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसका शरीर दबाया जा रहा है और उसकी कोशिकाएं लगातार सिकुड़कर जम रही हैं। उसकी हड्डियां भारी हो गई थीं और उसका खून पारे जैसा हो गया था। ड्रैगन, रिप टाइगर, बोन फिस्ट के बाद आदर्श ने हाथी निगलने की तकनीक का प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। हाथी निगलने की तकनीक कोई फिस्ट टेक्निक नहीं थी, बल्कि मूव्स का एक ग्रुप था और मूव्स का एक ग्रुप एक्सट्रीमली मिस्टीरियस था, यहां तक कि ड्रैगन, रिप टाइगर, बोन फिस्ट से भी अधिक मिस्टीरियस। हाथी निगलने की तकनीक में एनर्जी की खपत बहुत ज्यादा होती थी। शरीर की एनर्जी समाप्त होने की सिचुएशन में शरीर बाहरी दुनिया से एनर्जी एब्जॉर्ब करने की ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाता था जहां वो सभी का वेलकम करता था। आदर्श अब एक स्पंज की तरह था और वो एनर्जी ओशन में स्वतंत्र रूप से उसकी शक्ति को एब्जॉर्ब कर रहा था। युआन QE के मैक्सिमम लेवल तक एकत्रित हो जाने और आदर्श द्वारा हाथी निगलने की तकनीक और ड्रैगन, रिप टाइगर, बोन फिस्ट का बार बार परफॉर्मेंस करने के बाद अचानक आदर्श ने अपने शरीर में कुछ फटने की आवाज सुनी। आदर्श के गले में एक कच्ची और मीठी सांस उभरी और मुंह खोलकर वाह, उसने मुंह भर काला खून उगल दिया। काले खून का ये घूंट बेहद गाढ़ा और चिपचिपा था। इसे उगलने के बाद आदर्श एनर्जी से भर गया, मानो उसके सिर से अमृत बरस रहा हो और उसका पूरा शरीर भीग रहा हो। उसने अपना मुंह खोला और अमृत उसके मुंह में प्रवेश कर गया। ये कोई इल्यूजन नहीं था, ये उसकी जीभ का सेंसेशन था, क्योंकि आदर्श की लार भी अमृत जैसी मीठी लग रही थी। एक कॉर्ड निगलने से उसे बेहद सुकून और सेटिस्फैक्शन मिला। आदर्श जानता था कि वो नश्वर रक्त के 5वें स्तर पर पहुंच गया है, QE इकट्ठा करने वाला। QE गैदरर डोमेन नश्वर रक्त डोमेन और बैंगनी रक्त क्षेत्र के बीच ट्रांजिशनल बाउंड्री थी, वो प्रोसेस जहां एक व्यक्ति का शरीर अपनी नश्वरता को दूर कर सकता था। वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। आदर्श ने अचानक अपनी दोनों आंखें खोल दी। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक उठीं और उसकी निगाहें बिजली की तरह अंधेरे को चीरती हुई बाहर निकल आईं। वो उछलकर ऊपर आया और ऐसा लग रहा था जैसे चट्टानों पर रहने वाला बाघ हो। QE संग्राहक क्षेत्र में पहुंचकर आदर्श को अपने शरीर में एनर्जी का सर्कुलेशन महसूस हुआ। उसने सहजता से अपना दाहिना पैर उठाया और नीचे उतर गया। बूम! उसके पैरों के पास रखा काला लोहे का पत्थर आदर्श के पैर से कुचलकर खुल गया। चट्टान के टूटे हुए टुकड़े को देखकर आदर्श बहुत सेटिस्फाइड हुआ। मेरी ताकत मेरिडियन क्षेत्र में रहने के समय से कई गुना ज्यादा है। 1000 पाउंड का कड़ाही भी नहीं, 5-6 हजार पाउंड का कड़ाही उठाना भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी ताकत 6 कड़ाहियों या 6000 पाउंड तक पहुंच गई थी, इसलिए इसमें कोई सरप्राइज नहीं था कि चट्टान टूट गई, क्योंकि 6000 पाउंड की वस्तु ऊंचाई से गिराए जाने पर भी उतनी ही क्षति पहुंचा सकती है। यदि उस 6000 पाउंड की वस्तु का आकार मुट्ठी के बराबर रह जाए तो वो भयावह होगी। और आदर्श की ड्रैगन, रिप टाइगर, बोन फिस्ट के साथ मुट्ठी उसके शरीर की ताकत से कई गुना अधिक मजबूत होगी। द्रोण ने पहले कहा था कि जब ड्रैगन, रिप टाइगर, बोन फिस्ट को एक निश्चित अवस्था तक प्रशिक्षित किया जाता है तो कोई व्यक्ति 1000 पाउंड उठा सकता है और 9 शी धनुष खींच सकता है।
आदर्श ने अभी तक ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट का आधा भी नहीं सीखा था और उसके पास पहले से ही इतनी शक्ति थी। जब वो ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट के 18 आसन पूरे कर लेगा तो वो आसानी से 10,000 पाउंड से अधिक भार उठा सकेगा। उस समय 100 दिव्य धनुष भी कंचे चलाने जितना आसान होगा, तीर को हजारों फीट ऊपर उड़ाकर स्टील की प्लेटों को भेदते हुए। आदर्श ने सोचा कि अगर उसके पास ये शक्ति पृथ्वी के प्राचीन काल में होती तो वो अकेले ही युद्ध जीत सकता था। प्राचीन काल में जब दो सेनाएं आपस में भिड़ती थी तो यदि एक तीर से प्रतिद्वंद्वी के सेनापति को चीर दिया जा सकता था तो युद्ध जीत लिया जाता था। क्यूई संग्राहक क्षेत्र में पहुंचने पर एक योद्धा की शक्ति एक कड़ाही से भी ज्यादा हो जाती थी। अगर योद्धा को बेहतर बनना है तो उसे साधना में कड़ी मेहनत करनी होगी। खेती के लिए एक कड़ाही ताकत का इस्तेमाल करने से स्वाभाविक रूप से ऊर्जा की खपत ज्यादा होती थी और ऊर्जा की पूर्ति के लिए ज्यादा खाना पड़ता था। आदर्श ने अपनी भूख को सहन किया और ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट का अभ्यास किया। उसके पास सचमुच पत्थर को आसानी से चकनाचूर करने की ताकत थी। अब ये ज्योति की दमित अवस्था में विनाशकारी शक्ति के बराबर थी। क्यों संग्राहक वास्तव में वैसा नहीं है, लेकिन मुझे ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट के प्रति ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसा कि मिस ज्योति ने कहा, हालांकि ये फिस्ट तकनीक असाधारण है, फिर भी एक बुनियादी साधना तकनीक ही है। लेकिन मैं इसे तुच्छ नहीं समझ सकता क्योंकि ये एक बुनियादी साधना तकनीक है। इसके विपरीत मुझे और भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए, इसे पूर्णता तक निखारना चाहिए जब तक कि मैं दिनचर्या से आगे न बढ़ जाऊं। ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट को पूरी तरह से आत्मसात कर लूं, इसे तब तक आत्मसात कर लूं जब तक कि ये मेरी अपनी विधि न बन जाए। आदर्श यही सोच रहा था और उसने अपनी तकनीक सक्रिय की और जंगल में उड़ गया। एक बिल्ली की तरह वो वापस पेड़ के घर में कूद गया। पेड़ के घर में प्रिया अभी भी सो रही थी, लेकिन उसे गहरी नींद नहीं आई थी। वो करवट लेकर लेटी थी और उसकी पतली जांघ कंबल से बाहर झांक रही थी और उसने कंबल को कसकर पकड़ रखा था। साथ ही उसका छोटा सा हाथ कंबल के एक कोने को पकड़े हुए था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। भौहें सिकुड़ी हुई थी। उसके झुर्रियों रहित माथे पर पसीने की एक लकीर दिखाई दे रही थी। आदर्श जानता था कि प्रिया एक बुरा सपना देख रही थी। एक 15 साल की लड़की जिसने एक विपत्ति झेली हो और भावनात्मक उतार चढ़ाव का एक्सपीरियंस किया हो, अब भी असुरक्षित महसूस करेगी, भले ही अब सब कुछ खत्म हो चुका हो। आदर्श हल्के से लकड़ी के बिस्तर तक गया और प्रिया के बगल में लेट गया। उसने उसे पीछे से गले लगाया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, सब ठीक हो जाएगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आदर्श के शब्द मानो जादू से कम नहीं थे। प्रिया की सिकुड़ी हुई भौहें ढीली पड़ गईं और उसने अब अपना कंबल ठीक से नहीं पकड़ा। उसके मुंह के कोने सिकुड़ने लगे और एक शांत मुस्कान उभर आई। आदर्श ने धीरे से कंबल का एक कोना खींचा और खुद को ओढ़ लिया और कपड़े पहने हुए ही सो गया। वो 2 महीने से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था और लगभग हर रात उसे नींद नहीं आती थी। आज रात इस ट्री हाउस में ये जगह आदर्श और प्रिया की थी। उसने तय किया कि वो अपनी बहन के साथ रात की छुट्टी लेगा। अंधेरे में आदर्श चिलिन की गर्मी से निकल रहे धुंधले प्रकाश बिंदु देख सकता था। वे छोटी मक्खियों जैसे थे जो धीरे धीरे उसकी ओर उड़ रहे थे। आदर्श क्यूई संग्राहक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, इसलिए उसका शरीर बहुत भूखा था। एक ऊर्जा स्रोत के साथ बैंगनी क्रिस्टल सारी ऊर्जा प्रवाहित करके उसके शरीर को मजबूत करेगा। भोजन करने के बाद प्राप्त ऊर्जा यद्यपि उसे तृप्त करने के समान ही थी, परंतु इसकी तुलना स्वादिष्ट भोजन खाने से नहीं की जा सकती थी। जैसे जैसे आदर्श ने इसके बारे में सोचा, उसका दृढ़ निश्चय और भी गहरा होता गया। वो बादलों के जंगल से निकलकर अनजान दुनिया की ओर बढ़ना चाहता था और एक अद्वितीय विशेषज्ञ बनना चाहता था। युद्ध जगत के शिखर पर पहुंचकर वो शानदार नजारे देख सकेगा। धीरे धीरे आदर्श गहरी नींद में सो गया। यहां तक कि नींद में भी उसके हृदय में स्थित बैंगनी क्रिस्टल उसके हृदय के साथ स्पंदित होता रहा तथा आदर्श की ऊर्जा को पुनः भरता रहा। लियान जनजातीय कबीले में देर रात तक धीमी चीखें सुनी जा सकती थीं। ऐसा उन सक्षम पुरुषों के कारण हुआ था जो फ्रॉस्ट पाइथन की उजाड़ हड्डियों को परिष्कृत करने के कारण बीमार पड़ गए थे। माना जाता था कि ये लोग मरने से पहले 5 दिन भी जीवित नहीं रह पाते। हालांकि 7 दिन हो चुके थे और वे अभी भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। वे प्रतिदिन दलित खाते रहे, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। उनमें जरा भी ताकत नहीं बची थी। वे बिस्तर पर पड़े थे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और उनके चेहरों पर खून का कोई निशान नहीं दिख रहा था। ये दरअसल खून पतला करने वाली गोली खाने का दुष्परिणाम था। खून पतला करने वाली गोली व्यक्ति की जीवन शक्ति को जरूरत से ज्यादा बढ़ा देती थी, जिससे खून पतला हो जाता था और व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा रहता था। लेकिन खून पतला करने वाली गोली के दुष्परिणामों के अलावा फ्रॉस्ट पाइथन विष का कोई खास दुष्परिणाम नहीं था। माना जाता था कि फ्रॉस्ट पाइथन विष का प्रभाव और भी अधिक बुरा था तथा ये उन सभी की जान लेने के लिए पर्याप्त था। लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लियान जनजाति के लोग एक विशाल उत्सव की तैयारी कर रहे थे। ये उत्सव उजाड़ हड्डियों के सफल शोधन के पूरा होने का जश्न मनाने के लिए था। ये एक ऐसी घटना थी जो जनजाति के भविष्य का निर्धारण करने वाली थी। इसलिए विशाल जंगल में लोग अंधविश्वासी थे तो वे उत्सव क्यों नहीं मना सकते थे। खुशी हमेशा अचानक आती है।
जैसे ही तैयारियां शुरू हुईं, विक्रम को एक बड़ी खुशखबरी मिली कि फ्रॉस्ट पाइथन की उजाड़ हड्डियों को पहले ही उजाड़ हड्डियों के सार में परिष्कृत कर दिया गया है। समाचार पाकर विक्रम को सुखद आश्चर्य हुआ। ये इतनी जल्दी क्यों है? ये पूर्वानुमान से 10 दिन पहले है। तकनीक के मैनुअल के अनुसार उजाड़ हड्डियों के सार को पूरी तरह से परिष्कृत करने के लिए अगले 10 दिनों का समय सबसे अच्छा होगा। हा, ये तो बहुत तेज है। विक्रम, दादाजी तुम्हें बधाई देते हैं। हंसी की आवाज फैलते ही लियान जनजाति के कुलपिता धीरे धीरे अंदर आए। उनका चेहरा खुशी से भरा हुआ था। वो वाकई खुश थे। उजाड़ हड्डियों को परिष्कृत करके विक्रम बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था और वैभव दिव्य साम्राज्य द्वारा चुने जाने के बाद उसकी उपलब्धियों से उसके पालतू जानवर भी स्वर्ग जा सकते थे। विक्रम के दादा होने के नाते उन्होंने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। वो विक्रम के साथ शहर में जाकर आराम से जीवन जी सकते थे। हालांकि वो कुलपिता थे, लेकिन वे गरीबी से तंग आ चुके थे और लियान जनजाति के कुल को नष्ट करने की योजना बना रहे थे। शहर में तो बहुत अच्छा होगा, वहां के लोग अमीर थे और वो कुछ रखैले पा सकता था और अपनी बाकी जिंदगी आराम से बिता सकता था। अच्छा, ये बहुत बढ़िया है। विक्रम उत्साहित था। प्रिया के गायब होने की नाराजगी तो बहुत पहले ही भुला दी गई थी। उजाड़ हड्डियों के अवशेष की तुलना में महिलाएं क्या थीं? भविष्य में जब वो तेजी से उन्नति करेगा तो क्या उसके पास महिलाओं की कोई कमी होगी? उत्सव की तैयारियां कैसी चल रही हैं? विक्रम ने पूछा। ये बहुत अचानक हुआ और उत्सव की कोई तैयारी नहीं है। मैं लोगों से रात भर इसकी तैयारी करवा दूंगा। कल हम स्वर्ग के सम्मान में अपने मवेशियों को मार डालेंगे। विक्रम, अब कबीले की उम्मीदें तुम पर टिकी हैं। कुलपति ने विक्रम के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। उन्होंने सारी उम्मीदें विक्रम पर ही टिका रखी थीं। कल? अच्छा, कल वो दिन होगा। हालांकि विक्रम उजाड़ हड्डियों का सार खाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। वो जानता था कि महानता हासिल करने के लिए उसे अपना दिमाग तेज करना होगा। धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। विक्रम वर्षों से इंतजार कर रहा था, इसलिए वो एक और दिन इंतजार करने को तैयार था। वो जानता था कि उसने उस उजाड़ अस्थि अवशेष को पाने के लिए बड़ी मुश्किलों से संघर्ष किया था। अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उसे खाने से पहले खुद को शांत करना होगा। तभी इसका अधिकतम प्रभाव होगा और वो बैंगनी रक्त के क्षेत्र में प्रवेश कर सकेगा। उस दिन कई आदिवासी बुजुर्गों ने लियान आदिवासी कबीले के कुलपति परिसर में प्रार्थना की। जहां तक विक्रम का सवाल है, उसकी सेवा 4 युवतियां करती थीं जो उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थीं। ये चारों युवतियां लगभग 16 साल की थीं। वे सभी दुबली पतली थीं, लेकिन उनकी त्वचा खुरदरी थी और दिखने में प्रिया से कमतर थीं। हालांकि लियान आदिवासी कबीले जैसे छोटे आदिवासी कबीले में वे सबसे सुंदर थीं। यदि ये एक सामान्य दिन होता तो विक्रम इन युवतियों के साथ यौन संबंध बनाता, लेकिन आज उसका मन पानी की तरह शांत था क्योंकि उसने अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर लिया था। उस रात विक्रम ने शाकाहारी भोजन किया, धूप बत्ती जलाई और पूरी रात ध्यान किया, जिससे उसका मन सर्वोत्तम कंडीशन में आ गया। अगले दिन सुबह सुबह ही उत्सव आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। भीम ने योद्धा तैयारी शिविर के सदस्यों का नेतृत्व किया और लियान जनजाति द्वारा स्वर्ग के सम्मान में इस्तेमाल किए जाने वाले हड्डी के सींग को आगे बढ़ाया। 2 बलवान पुरुष इसे उठाएंगे और एक अन्य बलवान पुरुष अपनी पूरी ताकत से इसे फोड़ देगा। गहरी मध्यम आवाज की गूंज लियान जनजातीय कबीले तक पहुंच गई और इसे मीलों दूर तक सुना जा सकता था। शुभ घड़ी आ गई है, भीम ने ऊंची आवाज में चिल्लाया। लियान जनजाति के लोगों द्वारा आयोजित इस भव्य उत्सव में जनजाति के सभी लोग शामिल होते थे जब तक वे बिस्तर से उठ सकते थे। यहां तक कि 1 वर्ष के बच्चे को भी उसकी मां गोद में उठाकर यहां लाती थी। आयोजन स्थल खचाखच भरा हुआ था। डोंग डोंग डोंग, ढोल बजाने वाले ने ढोल बजाना शुरू किया। शुरुआत में ढोल धीमा था, लेकिन समय के साथ उसकी गति बढ़ती गई। ढोल पर लगी घिसी हुई खाल इतनी जोरदार थी कि वो शायद ही इतनी जोर से ढोल बजा पाए। जानवरों को मार डालो, भीम फिर चिल्लाया। उसका चेहरा लाल था और वो बहुत उत्साहित था। समारोह का संचालक होना कितना सम्मान की बात थी। योद्धा तैयारी शिविर के सदस्यों ने लियान जनजाति के एकमात्र मवेशी को ले जाकर उसका वध कर दिया। लियान जनजाति के कबीले के पास मूल रूप से 3 मवेशी थे, लेकिन भोजन की कमी के कारण उनमें से 2 को बेकन बनाने के लिए मार दिया गया। इसका अधिकांश हिस्सा लियान जनजाति के उच्च वर्ग को दिया गया था और थोड़ी मात्रा उन सक्षम पुरुषों को इनाम के तौर पर दी गई जो इन उजड़ी हुई हड्डियों को परिष्कृत करते थे। अब तो आखिरी मवेशी भी मारा जा रहा था। यह पुलों के जलने के बराबर था। मवेशियों के बिना गांव में खेती करना और भी मुश्किल हो गया था। जंगल की जमीन काले लोहे के पत्थरों से भरी हुई थी। खेती के लिए जमीन को खोलना बेहद मुश्किल था। भीम जैसे योद्धा तैयारी शिविर के सदस्य अगर जमीन जोतने की कोशिश करें तो वे मवेशियों के सामने फीके पड़ जाएंगे। विक्रम मवेशियों से भी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन क्या विक्रम हल चला पाएगा? मरे हुए मवेशियों का खून इकट्ठा किया गया। कबीले की चुड़ैल आई और उसने अपने पूरे शरीर पर खून पोंछा और मिर्गी के मरीज की तरह नाचने लगी। बिल्कुल सही, ये चुड़ैल वही चुड़ैल थी जिसने प्रिया के घर पर गोबर फेंकने में गांव वालों का साथ दिया था। दरअसल लियान आदिवासी कबीले में सिर्फ एक ही चुड़ैल थी। आखिरकार हड्डियां तैयार हो गईं, ये बहुत बढ़िया है। अब युवा मास्टर विक्रम एक बैंगनी रक्त योद्धा बन सकते हैं।
कर्कशा लियान ने भीड़ में गर्व से कहा। उसकी आवाज तेज थी, इसलिए कई लोगों ने उसे सुना। मैंने सुना है कि अगर युवा मास्टर विक्रम को राज्य द्वारा चुना जाता है तो वो हमें एक अच्छे जीवन जीने के लिए बड़े शहर में ला सकता है। क्या हमारा भविष्य बेहतर होगा? मेरे जैसे बूढ़े आदमी के लिए शायद ये कोई मायने ना रखे, लेकिन मेरा बच्चा अभी 10 साल से थोड़ा ज्यादा का है। अगर वो इस गंदगी से निकल सके तो बहुत अच्छा होगा। विशाल जंगल के लोग केवल अपने भविष्य की चिंता में थे। मवेशियों के मारे जाने, जड़ी बूटियों के पहाड़ सूख जाने और अनाज के गोदाम खाली हो जाने के कारण ये कहा जा सकता था कि लियान जनजाति के लोगों ने अपना सब कुछ खर्च कर दिया था और अब उनके पास पैसे नहीं बचे थे। यदि उन्हें असफलता मिली तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। क्या इस मामले में कुछ गड़बड़ हो सकती है? एक अधेड़ उम्र के आदमी ने अनिश्चितता से पूछा। वो डरा हुआ था। पुई पुई पुई, तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल कुछ गलत नहीं होगा। लोग चर्चा करने लगे। उन्हें विक्रम के बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश करने और राज्य के चयन में भाग लेने की बहुत उम्मीद थी। माँ, क्या हमें कुछ गोश्त मिलेगा? जैसे ही लोग भविष्य की ओर देख रहे थे, अपनी माँ की गोद में बैठी एक 3 साल की बच्ची ने पूछा। उसकी नजरें कड़ाही में पकने के लिए रखे मांस पर टिकी थीं। वो अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। बकवास मत करो, ये देवताओं को दिया गया सम्मान है, वे तुम्हें कैसे दे सकते हैं? महिला उछल पड़ी और उसने जल्दी से लड़की का मुंह ढक दिया। समारोह 2 घंटे तक चला और फिर समाप्त हुआ। चांदी के कवच से सुसज्जित एक भव्य वस्त्र पहने विक्रम मंच पर आए। आज विक्रम बहुत खुश था। विक्रम के सामने एक जेड बॉक्स था और वो लाल रेशम के टुकड़े से ढका हुआ था। विक्रम ने गहरी सांस ली, क्योंकि आखिरकार समय आ ही गया था। अपनी महत्वाकांक्षाओं और आकांक्षाओं को साकार करने का समय आ गया था। उसने धीरे से रेशम को हटाया और जेट के डिब्बे के अंदर रखी चीज को बाहर निकाला। उसमें मुट्ठी भर आकार का एक उजाड़ हड्डी का सार था। ये उजाड़ हड्डी सार एक ऐसी वस्तु थी जिसकी कीमत उसके परिवार की सारी संपत्ति थी। उजाड़ अस्थि अवशेष का रूप अच्छा नहीं लग रहा था। उसका रंग कीचड़ जैसा भूरा था और उसकी तुलना मूंगफली के आकार के क्रिस्टल क्लियर उजाड़ अस्थि अवशेष से नहीं की जा सकती थी। ये समझ में आता था। उन्होंने वीरान हड्डियों के सार को परिष्कृत करने के लिए एक पुरानी तकनीक का इस्तेमाल किया था। उन्होंने फ्रॉस्ट पाइथन वीरान हड्डियों की ऊर्जा को ली अग्नि जल में उबाला था और ली अग्नि जल को वाष्पित करके उसे क्रिस्टलीकृत करके वीरान हड्डियों का सार प्राप्त किया था। इस तरह से बनाई गई कोई चीज कैसे सुंदर दिख सकती है? भले ही ये अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन विक्रम की नजर में ये दुनिया में कला का सबसे उत्कृष्ट काम था। ये उसके भविष्य से जुड़ा था, उस चीज पर उसकी सारी उम्मीदों से जुड़ा था। विक्रम ने अपना मन शांत किया और दोनों हाथों से उस वीरान हड्डी के सार को उठाकर खा लिया। मुट्ठी भर आकार का उजाड़ हड्डी का सार मिट्टी की गेंद की तरह था, यहां तक कि बनावट भी मिट्टी खाने से अलग नहीं थी। स्वाद स्वयं स्पष्ट था, लेकिन विक्रम इसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो सावधानी बरत रहा था, जरा भी चूके बिना। उसने अपनी उंगलियां भी चाट चाट कर साफ कर लीं। वो घबराया हुआ था। पहली बार उसने कोई वीरान हड्डी का सार खाया था। उसके अंदर की ऊर्जा भले ही हिंसक हो, लेकिन उसकी शारीरिक बनावट खराब नहीं थी, इसलिए उसे इसे झेलने में सक्षम होना चाहिए था। समारोह समाप्त हो गया। सब लोग बाहर निकलो, भीम जोर से चिल्लाया। योद्धा तैयारी शिविर के सदस्यों ने विक्रम को प्रभावित न करने के लिए लोगों को भगाना शुरू कर दिया। विक्रम आदिवासी चुड़ैल द्वारा आशीर्वादित वेदी पर बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश करेगा। हालांकि उन्हें भगाया जा रहा था, फिर भी ये लोग ज्यादा दूर नहीं गए। वे दूर से ही वेदी की स्थिति देखने लगे। उन्होंने बस यही देखा कि विक्रम पालथी मारकर बैठा था। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया था ताकि वो अपनी आदत से मुक्त हो सके। लेकिन अपेक्षित गर्मी जो उसके पूरे शरीर में फैल जाती और उसके शरीर में एक्सप्लोजन जैसा एहसास होता, वो नहीं हुआ, बल्कि उसका डायफ्राम क्लैम्प बन गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जो खाया था वो कोई सामान्य मिट्टी का गोला हो। ओह, क्या बात है? विक्रम ने भौहें चढ़ाईं। क्या वीरान हड्डियों का असर शुरू होने में कुछ देर हो सकती है? क्या मुझे थोड़ा और इंतजार करना होगा? विक्रम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। शांत रहो, तुम्हें शांत होने की जरूरत है। जब वीरान अस्थिसार अपनी ऊर्जा छोड़ेगा तो वो एक उछाल की तरह होगा। हालांकि मेरे शरीर की बनावट मजबूत है, लेकिन जब उछाल आएगा तो उसे सहन करना मुश्किल हो सकता है। मुझे अपने दिल को शांत करना होगा और अपने दांत पीसने होंगे। इस उछाल को झेलने के बाद मैं राख से उठकर आकाश में उड़ते हुए फीनिक्स पक्षी की तरह हो जाऊंगा। विक्रम ने यह विचार किया और अपने दिल और दिमाग को शांत किया। बहरहाल 15 मिनट बीत गए। उसके पेट में पहुंचे हुए वीरान अस्थिसार से थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। विक्रम ने पहली बार उजाड़ हड्डी का सत्व खाया था, इसलिए उसे अंदाजा नहीं था कि इसका असर दिखने में कितना समय लगेगा। उसने सोचा कि शायद उजाड़ हड्डी का सत्व आसानी से पचता नहीं होगा, इसलिए ये धीरे धीरे पचेगा। शायद सेकंड मिनटों में बदल गए और विक्रम को शक होने लगा। मामला बहुत अहम था, इसलिए उसे डर था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। इतने लंबे समय के बाद भी उजाड़ अस्थिसार ने अपना इफेक्ट क्यों नहीं दिखाया? जब उसने वो उजाड़ हड्डी खरीदी थी तो उसने उसे ध्यान से जांचा था। उस उजाड़ हड्डी पर पहले से शुद्धिकरण का कोई निशान नहीं था।
और शुद्धिकरण की प्रोसेस की शुरुआत में उसमें फ्रॉस्ट पाइथन विष दिखाई दिया, जिसका जिक्र किताबों में किया गया था। इससे कई स्वस्थ पुरुष बीमार पड़ गए थे। इसका मतलब था कि वो उजाड़ हड्डी असली थी। क्या शोधन प्रोसेस के दौरान कुछ गड़बड़ हुई? ध्यान से सोचने पर ऐसा हो ही नहीं सकता था। उसके कई आदमी शोधन प्रोसेस पर नजर रख रहे थे और उसने समय समय पर प्रोसेस की जांच भी की थी। फिर कोई गड़बड़ी कैसे हो सकती है? विक्रम कोई साधारण इंसान नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद वो जल्दी से शांत हो गया और मन ही मन बोला, कीचड़ को बारिश के बाद ठोस बनाया जा सकता है, लेकिन जेड एम्बर को भूमि द्वारा पोषित होने के लिए लाखों वर्षों तक दफन करना पड़ता है। मीठे मकई की कटाई 1 वर्ष में की जा सकती है, लेकिन अमरता की गोली को आसपास के एनवायरनमेंट से सार अवशोषित करने के लिए लाखों वर्षों तक रखा जाना चाहिए। एक बेईमान ढोंगी 3 दिनों में एक मुट्ठी भर तकनीक की किताब लिख सकता है, लेकिन वैभव दिव्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट को वैभव पवित्र तकनीक बनाने के लिए 10,000 वर्षों तक प्रशिक्षण लेना पड़ा। एक मिट्टी का ब्लॉक एक ही ठोकर से चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन एक जेड एम्बर पीढ़ियों के लिए सौंपी गई कला का एक टुकड़ा बन जाएगा। स्वीट कॉर्न मनुष्यों का अपशिष्ट बन जाएगा, लेकिन एक अमरता की गोली एक राजा को भगवान बना सकती है। एक ढोंगी की मुट्ठी तकनीक मैनुअल का उपयोग केवल एक मूर्ख को उसके पैसे से ठगने के लिए किया जा सकता है, लेकिन वैभव पवित्र तकनीक युगों तक फैली रहेगी, जिसे योद्धाओं द्वारा खोजा जाएगा। महानता प्राप्त करने के लिए धैर्य का डेवलपमेंट जरूरी है। अगर मैं ये चंद मिनट भी नहीं झेल सकता तो महानता कैसे प्राप्त कर पाऊंगा? विक्रम ने सोचना शुरू किया और उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई। लेकिन 1 घंटा बीत गया। विक्रम अभी भी शांत मन से बैठा था। उसके शब्द अनगिनत बार मन ही मन दोहराए जा चुके थे। 2 घंटे बीत गए। विक्रम के माथे से पसीना बहने लगा। 4 घंटे बीत गए। विक्रम की आंखें लाल थीं, उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं और उसके नाखून उसके शरीर में गहरे धसे हुए थे। 6 घंटे। भीम और बाकियों के पैरों में पहले से ही दर्द हो रहा था। विक्रम के आसपास जमा लोग, जो उसके आसमान में उड़ने और उन्हें शहर में लाने का इंतजार कर रहे थे, अपनी गर्दनें इतनी जोर से फैला चुके थे कि उनकी गर्दनें अकड़ गई थीं। 8 घंटे बीत चुके थे। सूरज डूब चुका था। विक्रम पूरे दिन वहीं अपने मूर्खतापूर्ण ध्यान में बैठा रहा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? विक्रम मन ही मन चिल्लाया। उसके माथे पर केचुओं जैसी नसें उभर आईं, जिससे वो घिनौना लग रहा था। विक्रम को इस हालत में देखकर भीम और उसके साथी होश में आने लगे। यहां तक कि लियान कबीले का मुखिया भी पूरी तरह से ध्यान से उसे घूर रहा था। वे जानते थे कि यह संभवतः उजाड़ हड्डियों की पौराणिक विस्फोटक शक्ति थी। चूंकि ऊर्जा बहुत तेज थी और विक्रम अपने शरीर की सीमा पर था, इसलिए नसें ऊपर उठ जाती। अगर अनजाने में कुछ हुआ तो विक्रम की नसें फट सकती थीं। इतिहास में ऐसे योद्धाओं की कमी नहीं थी जिन्होंने उजाड़ हड्डियों के सार को लालच से खाया, लेकिन इसे अवशोषित करने के बजाय उन्होंने केवल अपने शरीर को उड़ा दिया। सब पीछे हट जाओ, कोई बीच में ना आए। जो भी आगे बढ़े उसे मार डालो, कुलपति ने आदेश दिया। ये विक्रम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। अगर कोई विक्रम को परेशान करता तो उसकी मेरिडियंस क्षतिग्रस्त हो सकती थी, जिससे आगे बढ़ने की उसकी उम्मीदें खत्म हो जाती। ऐसा होने पर उस व्यक्ति को कुचलकर मार डालना ही काफी नहीं होता। 10 घंटे। आसमान पूरी तरह से अंधेरा था और चांद तारों से भरे आकाश में ऊंचा था, लेकिन लियान जनजाति के उच्च वर्ग और योद्धा तैयारी शिविर के सदस्य अभी तक नहीं गए थे। जनजाति के जादूगर और डॉक्टर सभी आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अभी अभी भोजन के कुछ निवाले खाए थे। चुड़ैल समय समय पर घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करती, अपना अनुष्ठान जारी रखती और विक्रम को आशीर्वाद देती। इस समय ध्यान कर रहे विक्रम ने अचानक जोर से दहाड़ लगाई। ये दहाड़ गहरी लेकिन तेज थी। ये किसी एनिमल की गुस्से भरी दहाड़ जैसी थी जो आसमान के कोने तक उड़ रही थी। बूम! जिस वेदी पर विक्रम बैठा था वो टूट गई। ऐसा विक्रम की ऊर्जा के कारण हुआ था। युवा स्वामी ने सफलता हासिल कर ली है। युवा स्वामी ने सफलता हासिल कर ली है। ऐसा परफॉर्मेंस देखकर भीम खुशी से उछल पड़ा। योद्धा तैयारी शिविर के सदस्य खुशी मनाने के लिए उठ खड़े हुए। कुलपति ने बस अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और एक प्रसन्न मुस्कान बिखेरी। केवल योद्धा तैयारी शिविर के प्रशिक्षक द्रोण ने विक्रम को उत्सुकता से देखा। उसकी आंखें हैरान थीं, क्योंकि विक्रम की दहाड़ में इतनी गहरी असंगति और घृणा क्यों थी। भीम ने अपने पीछे खड़े लोगों को संकेत दिया। इसका मतलब था कि वे भी उसके साथ चिल्लाए, बधाई हो युवा गुरु, बधाई हो युवा गुरु। युवा गुरु का बैंगनी रक्त पूरा होने के साथ वो जंगल को एकजुट कर देगा। युवा गुरु कई पीढ़ियों तक जीवित रहेंगे, आकाश जितना लंबा जीवन। योद्धा तैयारी शिविर के सदस्य एक साथ चिल्लाने लगे। उन्होंने बहुत लंबे समय से इस मंत्र का अभ्यास किया था। इसकी योजना भीम ने गुप्त रूप से बनाई थी। भीम, जो चापलूसी करने में माहिर था, इस अवसर को कभी नहीं छोड़ता। ये कहना जरूरी था कि योद्धा तैयारी शिविर के सदस्य औसत व्यक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। इस मंत्र का अभ्यास करने के कारण इसकी ध्वनि इतनी तेज थी कि 10 मील दूर से भी सुनी जा सकती थी। इस प्रकार लियान जनजातीय कबीले में हर कोई जानता था कि विक्रम बैंगनी रक्त क्षेत्र में घुस गया था।
पिछले कुछ दिनों से कर्कशा लियान जानबूझकर यह खबर फैला रहा था, इसलिए यहां तक कि एक दादी जिसके दांत गिर रहे थे वो भी जानती थी कि बैंगनी रक्त क्षेत्र का क्या मतलब है। ये सभी विशेषज्ञों में से सर्वश्रेष्ठ था। आचार्य वेदांत, जो कुछ दिन पहले लियान जनजाति के कबीले में आया था, बैंगनी रक्त क्षेत्र में था। अब युवा मास्टर विक्रम आचार्य वेदांत से ज्यादा कमजोर नहीं हो सकते। युवा मास्टर विक्रम बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। भविष्य में हमारा जीवन अच्छा रहेगा। हाँ, युवा मास्टर विक्रम ने पहले ही कहा था, हम सभी को शहर में लाया जाएगा। शायद आपको पता न हो, लेकिन जब यंग मास्टर विक्रम का जन्म हुआ था तो पूरा आसमान लाल रंग से जगमगा उठा था। जाहिर है यंग मास्टर विक्रम कोई साधारण सितारा नहीं बल्कि एक उतरा हुआ सितारा है। लोग उत्साह से चर्चा कर रहे थे क्योंकि वे आराम की जिंदगी के लिए तरस रहे थे। उन्होंने जो कष्ट और भूख झोली थी अब उसका कोई महत्व नहीं था। जब तक विक्रम आगे बढ़ता रहेगा तब तक हर तरह की अच्छी चीजें आती रहेंगी। वे समृद्धि की तलाश में नहीं थे, लेकिन जब तक उन्हें एक स्थिर जीवन मिलेगा वे आभारी रहेंगे। लोगों को दूर रखा गया था, लेकिन योद्धा तैयारी शिविर के सदस्य पहले ही विक्रम के चारों ओर चक्कर लगा चुके थे और भी जोर से नारे लगा रहे थे। युवा स्वामी, कई पीढ़ियों तक जीवित रहने के लिए जंगल एकीकृत हो जाएगा। युवा स्वामी का पराक्रम अद्वितीय है, जीवन आकाश जितना लंबा है। वे बस यही कुछ शब्द बोल पा रहे थे, लेकिन इस समय विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें आसपास के एनवायरनमेंट को एकाग्र न देख रही थीं। पुआ! विक्रम के मुंह से एक और लाल रंग का ताजा खून लाल फव्वारे की तरह निकला जो पूरे फर्श पर फैल गया। भीम विक्रम के ठीक सामने घुटनों के बल बैठा था और खून का वो घूंट भीम के चेहरे पर छिड़क गया था, जिससे वो लाल हो गया था। भीम हक्का बक्का रह गया, वो वहीं स्तब्ध खड़ा रहा। योद्धा तैयारी शिविर के अन्य सदस्य भी अचंभित थे। क्या क्या हुआ? विक्रम! विक्रम! कुलपति सदमे में उछल पड़े और घबराकर दौड़े और विक्रम को सहारा दिया। डॉक्टर को बुलाओ। विस्मयादि बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। कबीले का इकलौता डॉक्टर इस पूरे समय किनारे पर इंतजार कर रहा था। वो बूढ़ा था और उसे कोई मार्शल आर्ट नहीं आती थी। लंबे समय तक खड़े रहने से उसके पैरों में दर्द हो रहा था। विक्रम को अचानक खून की उल्टी करते देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो दौड़कर गया, लेकिन क्योंकि उसके पैर स्थिर नहीं थे, वो लड़खड़ाते हुए विक्रम के पास रेंगता हुआ पहुंच गया। जब उन्होंने विक्रम की नाड़ी मापी तो उन्हें केवल इतना पता चला कि उसकी नाड़ी पूरी तरह से अव्यवस्थित थी और वे इस मामले के बारे में अनिश्चित थे। इस समय भीम ने अपना मुंह खोला और हाथ हिलाया, सब निश्चिंत रहें। युवा स्वामी ने शायद अभी अभी उल्टी की होगी, जिससे उनकी नाड़ी अस्थिर हो गई होगी। उन्होंने काला खून उगल दिया है, इसे मज्जा शोधन कहते हैं। मुझे लगता है आप इसके बारे में नहीं जानते। मज्जा शोधन में शरीर के अशुद्ध काले खून को उल्टी करके बाहर निकालना शामिल है। ये कहते हुए भीम ने अपने चेहरे से खून पोंछा। एक पल के लिए भीम का चेहरा नाचती हुई चुड़ैल की तरह लाल हो गया। आसपास के लोग भीम के चेहरे को देखते रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें और न ही उन्हें समझ आ रहा था कि खामोशी कैसे तोड़ी जाए। अपने चेहरे से खून पोंछने के बाद भीम अभी भी शांत था और बोला, जल्द ही युवा स्वामी ठीक हो जाएंगे और जब ऐसा होगा तो कई पीढ़ियों तक जंगल एकीकृत रहेगा। भीम के दिल में विक्रम एक देवता थे। एक देवता के साथ क्या हो सकता है? वैसे भी विक्रम अभी अभी बैंगनी रक्त के क्षेत्र में पहुंचा था, इसलिए थोड़ा असंतुलन होना स्वाभाविक था। कुलपति ने भीम की बातों को पूरी तरह अनसुना कर दिया। काफी उम्र तक जीने के कारण वो अपनी क्षमताओं से बता सकता था। उसने चिंतित होकर पूछा, डॉक्टर, वो कैसे हैं? लियान जनजाति के नंगे पांव डॉक्टर का ज्ञान शुरू में सीमित था, इसलिए वो बता नहीं पाया। ये नीम हकीम घबरा गया और कुलपति के प्रश्न से पूरी तरह अचंभित रह गया। वो क्या जानता था? हालात? मैं ठीक से नहीं बता सकता। मैं यंग मास्टर को दवा लिखूंगा। यंग मास्टर की नींव मजबूत है और वो मजबूत हैं। वो ठीक हो जाएंगे। क्या तुम्हें यकीन है कि वो ठीक हो जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि यंग मास्टर के शरीर को कमजोर छोड़ने की वजह से, युवान क्यूई की वजह से उसके शरीर में जबरदस्त रिएक्शन हुई हो, इसलिए उसे जल्द ही ठीक हो जाना चाहिए, है ना? नीम हकीम इसकी गारंटी देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसका माथा पसीने से तर था, पर उसने आह भरकर खुद को संभाला। सब कुछ युवा मालिक की भविष्य की कंडीशन पर निर्भर करेगा। उन्हें दवा लेने दो और रात को अच्छी नींद लेने दो। कल हम बता पाएंगे। कल उस नीम हकीम ने अभी अभी कुछ बकवास कहा था जो कुछ न कहने के बराबर था। द्रोण की बात करें तो उसने भौहें चढ़ाई और कुलपति के पास जाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाए। क्या कहा आपने? द्रोण की बातें सुनने के बाद उसका दिल धड़क उठा। आप कहते हैं कि विक्रम सफलता पाने में असफल रहा? कुलपति ने अपनी आवाज धीमी कर ली, क्योंकि ये मामला बहुत चिंताजनक था। वो नहीं चाहते थे कि ये बात फैले। ये तो नाकामी ही होगी, जिसके परिणाम स्वरूप उसके विरुद्ध ऊर्जा का प्रवाह होगा। हो सकता है कि ये क्रोध के कारण हुआ हो। द्रोण ने अपने शब्दों का चयन बुद्धिमानी से किया था ताकि कुलपति को नाराज न किया जा सके, लेकिन उन शब्दों ने अभी भी पैट्रियार्क को चक्कर में डाल दिया। ये कैसे हो सकता है? भीम, जो बेहद शांत था, द्रोण की बातें सुनकर चिंतित हो गया।
लेकिन द्रोण ने उस पर कड़ी नजर डाली और भीम को चुप करा दिया। वो जानता था कि द्रोण का एक्सपीरियंस असाधारण था। द्रोण पहले भी पर्पल ब्लड के क्षेत्र में घुस चुका था, इसलिए उसकी कही बात झूठी नहीं हो सकती थी, इसलिए वो सच ही होना था। युवा मास्टर विक्रम वास्तव में अपनी सफलता में विफल रहे। विक्रम को मुश्किल से सांस लेते हुए बेहोश देखकर भीम अब खुद को धोखा नहीं दे सका। विक्रम कुलपति अचानक 8 साल के हो गए जब वो विक्रम को उठाने के लिए लड़खड़ाए। भीड़ को आते देख पैट्रियर्क ने जल्दी से धीमी आवाज में आसपास के लोगों से कहा, विक्रम की सफलता में विफलता को गोपनीय रखा जाना है, इसकी घोषणा नहीं की जा सकती। कुलपति की आवाज कमजोर थी। चाहे वो उजाड़ हड्डियों का शोधन हो या विक्रम की सफलता, ये एक उच्च स्तरीय और महान घटना थी। इस तरह की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना नेतृत्व की प्रतिष्ठा और ख्याति से गहराई से जुड़ी हुई थी। यदि जनजाति को पता चले कि विक्रम कमजोर और बूढ़ों के जीवन सहित उजाड़ हड्डी सार को प्राप्त करने के लिए किए गए सभी प्रयासों के बावजूद आगे बढ़ने में विफल रहा है, तो जनजाति क्या सोचेगी? भविष्य में किस प्रकार की प्रतिष्ठा बची रहेगी? वे किस प्रकार अपने कुल पर शासन करेंगे? इसके अलावा सारे मवेशी मारे जा चुके थे, जड़ी बूटियों का पहाड़ सूख चुका था और अब कोई भंडारित राशन नहीं बचा था। ऐसी सिचुएशन में अगर कबीले को पता चले कि विक्रम न सिर्फ आगे बढ़ने में नाकाम रहा बल्कि खून की उल्टी भी कर दी, तो क्या वे विद्रोह नहीं करेंगे? वे सभी उम्मीद कर रहे थे कि विक्रम उनके लिए अच्छे दिन लेकर आएगा। विक्रम को आंगन में ले जाओ, अनजान लोगों को पास नहीं आना चाहिए, कुलपति ने उदास भाव से कठोर स्वर में कहा। तो फिर हमें जनजाति के लोगों से क्या कहना चाहिए? भीम ने हैरानी से पूछा। कहो कि विक्रम बैंगनी रक्त क्षेत्र में घुस गया है, लेकिन उसे उजाड़ हड्डियों की हिंसक ऊर्जाओं से कुछ चोटें आई हैं। उसे कुछ दिनों तक स्वस्थ रखने की जरूरत होगी। कुलपति ने रहस्य को छुपाने का डिसीजन लिया और सब कुछ तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि विक्रम ठीक नहीं हो गया। जब लियान जनजाति के लोग उन्माद में थे और जनजाति के उच्च वर्ग में उथल पुथल मची हुई थी, असली अपराधी आदर्श पीछे के पहाड़ पर आग जला रहा था। वो चिकन विंग्स भून रहा था। आदर्श ने ग्रिल करते हुए गाना गाया। ये फ्लर्टिंग स्कॉलर के गीत की पैरोडी थी जिसमें स्टीफन चाउ को चिकन विंग्स खाते हुए पकड़ा गया था जबकि वो मृत्युशैया पर थे। मुझे चिकन विंग्स बहुत पसंद है, मुझे ग्रिल्ड चिकन विंग्स सबसे ज्यादा पसंद है। ये एक हास्य गीत था जिसमें कोई अर्थ नहीं था और लय भी खराब थी, लेकिन फिर भी आदर्श ने इसे बहुत खुशी से गाया। यद्यपि मांस को भूनने के लिए लकड़ी का उपयोग करना कठिन था, लेकिन ये किसी पेटू की बारबेक्यू की इच्छा को रोक नहीं सका। जल्द ही आदर्श के चिकन विंग से अच्छी खुशबू आने लगी। आग की गरजना के साथ ही तेल की बूंद बूंद उसमें टपकने लगी। तैयार है, आदर्श ने ग्रिल्ड चिकन विंग्स पर मीट काटा और थोड़ा मसाला छिड़का। बहन प्रिया, इसे चखो। आदर्श ने प्रिया को ग्रिलिंग से तैयार होने वाला पहला चिकन विंग दिया। सावधान रहो, बहुत गर्मी है, आदर्श ने चेतावनी दी। आदर्श के लिए प्रिया दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। तुम छोटे बच्चे अब अपनी बड़ी बहन को चेतावनी देने लगे हो। प्रिया ने आदर्श को घूरा। पहले प्रिया आदर्श के लिए दलिया बनाती थी और क्योंकि उसे डर था कि आदर्श खुद को जला लेगा, प्रिया हमेशा फूंक मारकर दलिया ठंडा करती थी, उसे चेतावनी देते हुए धीरे धीरे खाना, ध्यान रखना, ये गर्म है। ये एक सरल वाक्यांश था, फिर भी ये बहुत मधुर लग रहा था। आदर्श ने इस बात का ध्यान रखा कि उसके ग्रिल किए हुए चिकन विंग्स बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम हो। हालांकि उनमें कुछ काले धब्बे थे, लेकिन वे हानि रहित थे। प्रिया ने अपना मुंह खोला और एक छोटा सा निवाला खाया। वो वाकई नर्म और रसीला था, जिससे वो बेहद स्वादिष्ट लग रहा था। बहुत स्वादिष्ट। प्रिया का चेहरा चमक रहा था। आग के चारों ओर बैठकर अपने भाई के साथ स्वादिष्ट चिकन विंग्स बांटने के अलावा और क्या खुशी की बात हो सकती है? आदर्श, तुम्हें भी खाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसी लकड़ी ढूंढने में बहुत रिसर्च करनी पड़ी जिससे काला धुआं ना निकले। आदर्श मुस्कुराया। पिछले कुछ दिनों से आदर्श की प्रगति धीमी हो गई थी और अब वो हर कुछ दिनों में नए आयाम नहीं बना पा रहा था। क्यू संग्राहक क्षेत्र एक सीमा रेखा थी। इस सीमा रेखा तक पहुंचने पर साधना की प्रगति धीमी हो जाती। प्रतिभाहीन व्यक्ति जीवन भर इसी अड़चन में फंसा रहेगा और कभी सुधार नहीं कर पाएगा। आदर्श ने पहले ही चीलिन के सिर की आधी ऊर्जा अवशोषित कर ली थी। आदर्श ने बैंगनी क्रिस्टल की अपनी समझ को और गहरा कर लिया था। अब वो बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा अवशोषण की गति को नियंत्रित कर सकता था। उस समय जब आदर्श ने पहली बार मेरिडियन क्षेत्र में प्रवेश किया था, तो उसके खुले मेरिडियन के भीतर आने वाली ऊर्जा के अप्रतिबंधित प्रवाह के कारण उसका शरीर लगभग फट गया था। अब आदर्श बैंगनी क्रिस्टल के अवशोषण की गति को नियंत्रित कर सकता था, इसलिए वो अब वही गलती दोबारा नहीं करेगा। चीलिन के सिर की ऊर्जा विक्रम की वीरान हड्डियों की ऊर्जा से कहीं ज्यादा समृद्ध है। ये लगभग 10 दिन और चल सकती है, तब तक राज्य के चयन में भाग लेने का समय आ जाएगा। जब वो इस बारे में सोच रहा था तो अचानक उसे दूर से एक धीमी आवाज सुनाई दी। नश्वर रक्त के 5वें चरण तक पहुंचने के बाद आदर्श की इंद्रियां तेज हो गईं, इसलिए वो दूर से आने वाली आवाजों को आसानी से सुन सकता था। बहन प्रिया, मेरा इंतजार करो, आदर्श ने बड़े पेड़ से आराम से नीचे कूदने से पहले कहा। दूर से उसने जो देखा उसे देखकर उसकी सांसें थम गई।